हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का PYQ कि अब तक चैप्टर 1 से सब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अगर दोबारा अब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और बहुत हाई चांसेस है कि अगर इतने क्वेश्चंस अभी आपको दिखाई पड़ रहा होगा आपके स्क्रीन पे और इतना आप कर लेते हैं तो हाई चांसेस है कि इससे बाहर क्वेश्चन न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम समझेंगे शॉर्टकट में। जैसे मतलब कहते हैं स्ट्रक्चर, इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे लिखिएगा, यहाँ बस शॉर्ट में मैं कुछ पॉइंट्स मतलब मेंशन कर दूंगा कि इस क्वेश्चन को में या क्या पॉइंट होने चाहिए और उसको आप अपने हिसाब से जैसे मान लीजिए 2 मार्कर है, 3 मार्कर है, 5 मार्कर है, 7 मार्कर है, तो जैसा मतलब मार्क्स वैसे हिसाब से आप पॉइंट को आप डील कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड और A6 सेम क्वेश्चन है। 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्रांति के कारण क्रांति के कारण 1848 में चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 1848 में फ्रांस का राजा कौन था। तो वो था लुई, पढ़ा होगा आपने, लुई फिलिप। और इसी के कल ये शासनकाल में फ्रांस में दोबारा क्रांति हुई थी। आपने पहले पढ़ा होगा जो फर्स्ट क्रांति हुई थी वो 1789 में हुई थी। उस समय लुई 16वां फ्रांस का राजा हुआ करता था। उसके बाद में कल जी एक और आप क्रांति कह सकते हैं जो 1830 में क्रांति हुई थी। फर्स्ट हो गया ये, सेकेंड 1830 में हुई थी और थर्ड हम लोग 1848 में क्रांति हुई। तो पूछा है कि इस क्रांति के कारण क्या थे। तो पहले देख लिया कि जो शासक था वो लुई फिलिप था और इसका ने अपना PM कह लीजिए प्रधानमंत्री इसने अपॉइंट किया था गीजो को। याद रखिएगा गीजो को। और गीजो 1840 में फ्रांस का PM बना था। इसको अपॉइंट किया था लुई फिलिप ने। तो क्वेश्चन है क्रांति के कारण मतलब आखिर लोगों को क्रांति क्यों करनी पड़ी। तो कहा जाता है कि पहला बात जो गीजो था ये कट्टरपंथी था और ये एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था और यह लोकतांत्रिक सुधारों के एक खिलाफ था जिससे लोगों में मतलब पर्याप्त गुस्सा था कि भाई हम बदलाव चाहते हैं और ये गधा के बदलाव रोक रहा है हमारा। तो अपना पहला पॉइंट क्या दिख रही है कि गीजो की जो नीतियाँ थी, गीजो की नीतियाँ से लोग में का गुस्सा था। आप पॉइंट 2 कह सकते हैं कि भूखमरी भूखमरी एवं गरीबी से फ्रांसीसी जनता परेशान हो गई थी, तबाह हो गई थी, इससे लोगों में गुस्सा था। अब थर्ड पॉइंट आप कह सकते हैं समाजवाद का प्रभाव। समाजवाद के चलते भी प्रभाव लोग जो बदलते माहौल में जो कहा जाए कि नीतियाँ बदल रही थी, जो शासन व्यवस्था बदल रही थी, तो उसके चलते भी लोगों में था कि नहीं ये पैसे मान लीजिए मतलब बाकी जगह समाजवाद आने से कैसे लोगों को राहत मिल रहा है और हमारे यहाँ ये हालत ख़राब क्यों है। तो 3 पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं कि बेसिकली ये 3 कारण थे जिससे 1848 की क्रांति फ्रांस में हुई थी। दोस्तों, हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है। तो अब रखिएगा, पहली बात की ऐसी भावना है, ऐसी फीलिंग है जो किसी विशेष लीजिए खास विशेष भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक, सांस्कृतिक, कैसे बोर्ड याद रखिएगा, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में
परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक। कह लीजिए एक विशेष एरिया के, कल्चर के, सोसाइटी के लोगों के बीच में जो एकता की भावना आती है उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ये 3 वर्ड और एकता का वाहक भावना याद रखिएगा। राष्ट्रवाद क्या है और कवर हो जाएगा। देखिए हम लोग का 4th क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं। तो देखिए पहला आप पॉइंट लिख सकते हैं कि जो आपका था ना जर्मनी, आपका उस समय जो जर्मनी था वो लगभग 300 कह लीजिए छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। आप पॉइंट 2 कह सकते हैं। वहां पर उनके बीच जो राज्य थे ना वो धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं थी। मतलब एक मान लीजिए देश के होने के बावजूद भी वो एक नहीं थे। कह सकते हैं यहाँ पे इनमें एकता की कमी थी, एकता की कमी थी। और सबसे बड़ी बात थी चाहे अगर आप में एकता ही नहीं है तो वहां पे आप कह लीजिए राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, नहीं होगी। जब तक यूनिटी न हो, एकता न हो, राष्ट्रवाद कभी हो ही नहीं सकता है। यानी कि पहला बात के बटा हुआ था बहुत 300 राज्यों में, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषमताएं थी जिसके तहत कह लीजिए उनमें एकता की कमी थी। और एकता नहीं था तो जानते हैं राष्ट्रवाद की भी वहाँ कमी दिखाई पड़ती थी। और यही चीज था, राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं है तो एकीकरण संभव नहीं है। ठीक है, तो एकता, राष्ट्रवाद, कारण क्या था, बहुत सा डिवीजन और बहुत सी विषमताएं। ठीक है, हो गया। कोई इतना जब आप लिख पा रहे हैं आपका आंसर इनफ है। 4th हो गया हम लोग का। ठीक है, 5वां देखते हैं क्या है भाई। वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताई। ठीक है, 5वां है वियना कांग्रेस की, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां। 2 मार्क्स का सबसे क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो सबसे 2 ही पूछा है। तो दोस्तों उससे पहले हम ये देखते हैं कि वियना कांग्रेस हमारा क्या था। ठीक है, तब जानते हैं 1815 में एक्चुअली नेपोलियन के हार के बाद कह लीजिए 1815 में ऑस्ट्रिया, रखिएगा ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, उसका नाम था रखिएगा मेटरनिख। तो नेपोलियन के हारने के बाद मेटरनिख ने ऑस्ट्रिया में, और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, वियना क्या है तो वियना की जगह है जो राजधानी है ऑस्ट्रिया की। और उसी ऑस्ट्रिया का लीजिए मतलब चांसलर था वो मेटरनिख था। तो मेटरनिख ने रखिएगा 4 देश, जैसे रखिएगा यहाँ पर रूस, रशिया, ब्रिटेन तथा ऑस्ट्रिया। ठीक है, इन चारों देशों के जो भी मतलब हेड थे, शासक थे, सब वियना में मिले। और भाई हुआ कि अब तो भाई हार गया नेपोलियन, अब क्या किया जा सकता है, कैसे काम किया जाए। तो नेपोलियन के हार के बाद का कर लीजिए आगे का प्लान क्या होगा, यूरोप में कैसी व्यवस्था रहेगी, उसी को डिस्कस करने के लिए वियना की संधि बुलाई गई थी। पहला बात, संधि कब बुलाई गई थी तो 1815 में बुलाई गई थी। किसने बुलाया था तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख ने बुलाया था। 4 देश हिस्सा लिए थे। अब आते हैं इसकी उपलब्धियां क्या थी। तो अब पहला इसका अब कह सकते हैं उपलब्धि कि नेपोलियन
युग का अंत होता है और मेटरनिक युग की शुरुआत होती है। पहला पॉइंट, नेपोलियन गया, मेटरनिक आया। पॉइंट 2, नेपोलियन के चलते एकलिए के द्वारा जो अशांति यूरोप में फैला था। हम जानते हैं नेपोलियन मतलब बहुत सा युद्ध लड़ रहा था, तो हर जगह मतलब तबाही था, अशांति था। तो नेपोलियन के द्वारा जो अशांति फैलाई गई थी उस अशांति यूरोप में, उस अशांति को खत्म किया जा रहा था। कैसे? तो मतलब भाई ये जो भी बदलाव नेपोलियन किया है सबको हटाओ और वापस नेपोलियन के पहले के जो नियम कानून थे उस पे चला जाए। सिंपली कह लीजिए नेपोलियन के द्वारा किए गए सभी कार्यों को या जो उसने अशांति फैलाई थी उसको यूरोप में उसको खत्म करके पुनः शांति का प्रयास करना, यही आपका दो अचीवमेंट है वियना कांग्रेस का, वियना कांग्रेस का। ठीक है, छठा हमारा हो गया। आगे आते हैं, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। फिर लास्ट में मेजिनियर गरिबाल्डी। हम सब देखते हैं पहले ऑस्ट्रिया की भूमिका। ठीक है, और 7 क्या देखना है, जो ऑस्ट्रिया था उसकी क्या भूमिका थी, आप कह लीजिए जर्मनी या इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में। ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं पहले इटली में ऑस्ट्रिया के चलते इटली कैसे एक हुआ। देखिए हुआ क्या कि पहले ऑस्ट्रिया ने पहले इटली के कुछ हिस्सों पे हमला किया, इटली पे हमला किया, जिससे वहाँ के शासक की हार हो गई। शासक का नाम चाहे तो आप लिख सकते हैं, वो था चार्ल्स एल्बर्ट। इसकी हार हो गई। फिर क्या हुआ, ऑस्ट्रिया के चलते हैं क्या जगह मेजिनी। ठीक है, मेजिनी बेचारा ये भी हार गया और उसको इटली से बाहर भागना पड़ा। अब इन दोनों के चलते अब लोग को लगा कि भाई कि बाहर का कोई देश आके हम पे शासन करेगा, हमको गुलाम बना कर रखेगा। तो और मेजिनी भी जो चाह रहा था कि इटली यूनाइट हो, एक हो, आज़ाद रहे, वो भी बेचारा हार गया, भागना पड़ गया। तो इन दो घटनाओं के चलते इटली में आप कह लीजिए जन जागरूकता आई और इसी के चलते राष्ट्रीयता बढ़ने लगी। जिससे क्या हुआ, देखा कि बाद में ये तो लोग में जो जागरूकता आई थी या जो राष्ट्रीयता की भावना आई थी, इसके चलते आगे चल के इटली के एकीकरण का रास्ता साफ हुआ। हालांकि अगर मान लीजिए ऑस्ट्रिया ने इटली पे हमला नहीं किया होता, वहाँ के किंग को नहीं हराया होता, मेजिनी की हार नहीं होती, तो शायद इतनी जल्दी लोग इटली यूनाइट नहीं हुआ रहा था। ठीक है, सेकंड आते हैं हम लोग जर्मनी पे आते हैं। देखते हैं अब जर्मनी के एक होने में ऑस्ट्रिया का क्या रोल था। याद कीजिएगा मेटरनिक जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, इसने क्या किया कि मतलब और कहा एक मिनट देखिए, मतलब देखते हैं हम लोग कि जर्मनी में क्या हुआ। एक मिनट देखिए, जर्मनी उसमें सामंतवादी व्यवस्था से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था।
बाहर आने का प्रयास कर रहा था। इसके चलते आपका जर्मनी में आंदोलन शुरू हो गए थे। मतलब ऐसे कि मतलब भाई बदलाव लाओ, तो लोकतंत्र लाओ, जो दुनिया में बदलाव हो रहा है उसको फॉलो करो, ओल्ड व्यवस्था में नहीं रहना है। वो ये कि सामंतवादी कलीजिए बेड़ियों को तोड़ते हुए जर्मनी कलीजिए नए कलीजिए व्यवस्था में खुद को ढालना चाह रहा था। इसके लिए लोगों ने आंदोलन कर दिया भाई कि हमको फ्री होना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो इस आंदोलन को कुचलने में, कहते हैं कुचलने में, योगदान था मेटरनिख का, जो कि ऑस्ट्रिया का ही था। और उसने बहुत से कलीजिए मतलब कलीजिए आप दमनकारी कानून, मतलब कि कैसे करके इस आंदोलन को तोड़ा जाए, लोग को भगाया जाए, उसने बहुत से मतलब आदेश जारी किए कि ये कर दो, मार दो, जो भी कर दो। तो अब अब भाई तुम किसी और देश से आए हो, तुम आके हमारे यहाँ लोग को मतलब जो भी बदलाव चाहते हैं उसको तो रोक रहे हो, परेशान कर रहे हो। तो मेटरनिख के इस जो था कि मतलब लोगों को दबा देना है, हटा देना है, मारपीट करना है, इसके खिलाफ राष्ट्रवाद की भावना पनपी, एकता की भावना पनपी जर्मनी में, और वही चल के जर्मनी के एकीकरण में सहायक साबित हुआ। जो आप कह सकते हैं कि इस तरीके से इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था। मेजनी कौन था? तो आप जानते हैं मेजनी कह लीजिए एक साहित्यकार था, पहला बात, योग्य सेनापति था, और कह लीजिए इटली के एकीकरण के लिए आपने दो नाम सुना होगा। तो एक का शायद नाम जितना मुझे याद पड़ रहा है, एक का नाम था यंग इटली, एक था आपका यंग यूरोप, ठीक है। अब 1831 में, 1834 में दोनों की स्थापना की थी। मकसद था कि ये ऐसे संगठन थे इसका मकसद था इटली को मतलब मान लीजिए राजतंत्र से निकाल के, जो भी अब बात करते हैं कलीसिया मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति लाया जाए, या इटली को सिंपली एक कर दिया जाए, मिला दिया जाए। तो वो था कि मेजनी का बहुत बड़ा योगदान रहा इटली के एकीकरण में, ठीक है। इसमें जो नाम लिखा गया है यंग इटली यंग यूरोप, अब रट लीजिएगा तो कोई काम चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा, गैरिबाल्डी कौन था या गैरिबाल्डी कौन था? गैरिबाल्डी सभी जानते हैं गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, और यह मेजनी के विचारों का समर्थक था, ठीक है, समर्थक था। और कह लीजिए इटली के एकीकरण में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आगे चल के कहा जाता है कि मतलब बाद में मेजनी ने आगे चल के अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को, इटली को देकर समर्पित करके उसने एक किसान का जीवन जिया। कह सकते हैं कि एक महान कलीजिए मतलब कलीजिए अपने इटली के लिए एक कलीजिए क्या कहा जाए, एक सेनापति टाइप का कह सकते हैं आप, जिसने जब जरूरत पड़ा उसने युद्ध तक लड़ा, और जब इसका काम पूरा हो गया तो अपने सारा संपत्ति देश का नाम लेकर उसने एक मामूली किसान की तरह जिंदगी व्यतीत की, ठीक है। दोस्तों हमने अब तक देख लिया कि शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। अब हम देखने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। तो अब तक तो जितना मुझे दिखाई पड़ रहा है 4 या 5 ही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस पूछे हैं अब तक, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप में, ठीक है। पहला देखते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रभावों की। देखिए दो पूछा भाई, कारण क्या था
प्रभाव क्या था। राष्ट्रवाद जो शुरू हुआ यूरोप में, तो कारण और प्रभाव, ठीक है, देखते हैं। तो देखिए, जहां भी आपको और दिखाई पड़े लॉन्ग क्वेश्चन, तो वर्ड दिया है राष्ट्रवाद। तो पहले इसका परिभाषित कर दीजिए कि राष्ट्रवाद क्या होता है, सबसे पहला चीज। इसके बाद शुरू कीजिए भाई कारण क्या था उदय का और प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है। ठीक है, इसको मतलब मैं समराइज कर रहा हूँ शॉर्ट में, इसको आप अपने वर्ड्स में इसको आप एक्सपेंड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहला कारण बात करते हैं। पहला कारण क्या था हमारा, तो सकते हैं यूरोप में पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का, एक मिनट, देख सकते हैं आप, इसको ऐसे लिखिएगा, ठीक है, एक मिनट इसे कीजिएगा, यूरोप में पुनर्जागरण। तो परिणाम हमारा ये हुआ कि मतलब साहित्य, विज्ञान आदि के आने से लोगों के सोच में परिवर्तन हुआ, और उससे कह लीजिए राष्ट्रवाद का क्या हुआ, ये बीजारोपण हुआ, ठीक है। अब पॉइंट टू कह सकते हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति ना होगा, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये इन नारों के चलते भी लोगों में एकता का विकास हुआ, और मतलब भाई कि हमको आज़ाद होना है, फ्री होना है, ये फीलिंग्स लोगों के मन में आई, ठीक है। थर्ड कह सकते हैं आप नेपोलियन का आक्रमण। इससे क्या हुआ कि बाद में चल के इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। दूसरा बात क्या हुआ कि नेपोलियन के आक्रमण से ना जो बाहरी देश थे यूरोप के, उनके अंदर नेपोलियन के खिलाफ कल एक माहौल तैयार हुआ, इससे वहां पर एकता और राष्ट्रवाद की भावना बन गई, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट आप कह सकते हैं आप मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग का उदय, अब जानते हैं यह पढ़ा लिखा वर्ग था, ठीक है, संपन्न था, और मतलब व्यापार के माध्यम से इनके पास संपत्ति भी आई थी। तो ये चाहते थे कि मतलब संपत्ति का मतलब इनके संपत्ति की रक्षा हो, संघ संपत्ति की रक्षा हो, तो संपत्ति का अधिकार हो, तो टैक्स वगैरह जो था वो थोड़ा सा कम वगैरह किया जाए। तो मतलब पढ़े लिखे होने के कारण देश दुनिया में क्या चल रहा है इनको ठीक ठाक पता था, जिसके चलते भी जब समाज में बदलाव की आवश्यकता थी, बदलाव किया जाए, ये सोच बन पाया। और पांचवें आप कह सकते हैं आप दार्शनिकों, दारस एक मिनट दार्शनिकों का प्रभाव। आप जानते हैं, जैसे याद है ये पढ़ा होगा, रूसो, मोंटेस्क्यू, विचारकों का प्रभाव, यानी कि कह लीजिए लोकतांत्रिक कह लीजिए अवधारणाएं, जैसे वही मतलब चुनाव हो, शक्ति का मतलब बंटवारा हो, पृथककरण हो, वो सब कह लीजिए चुनाव, लोकतंत्र, शक्ति का पृथककरण, ठीक है, मतलब मतदान,
ये चीज़ें भी मतलब समाज में पनप रही थी कह लीजिए कि तो इन चीज़ों ने आप कह सकते हैं सिंपली कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में इन कारणों का योगदान रहा। ठीक है, देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया लॉन्ग में कि राष्ट्र, एक मिनट का लिखा है हमारा, देख लेते हैं हम लोग कि हाँ, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का योगदान, नेपोलियन का योगदान, नेपोलियन का योगदान क्या रहा यूरोप में, ठीक है, राष्ट्रवाद के प्रसार में। ठीक है, बात करते हैं हम लोग। तो अब जानते हैं कि जो नेपोलियन था उसने मतलब बहुत से मतलब कहा जाता है वो अपने फ्रांस से बाहर निकल रहा था और अपने आप को मतलब था कि कैसे फ्रांस का दायरा बढ़ाया जाए। उससे क्या हुआ कि नेपोलियन ने बहुत से मतलब कुछ अच्छे अच्छे काम भी किए, अच्छे कार्य, जैसे भी जानते होंगे आपने, वैसे कह लीजिए कि तो क्या मतलब यातायात, यातायात को दुरुस्त किया था। ठीक है, और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि मतलब क्या कहा जाए, एक मिनट जी, नेपोलियन ने कह लीजिए राजनीति को जो अभिजात वर्ग था, जो अभिजात्य वर्ग था, उससे बाहर निकाल के आम लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, तो राजनीति को जो सिर्फ पहले रईसों या जो भी जिनके पास पावर था उनकी बात हुआ करती थी, अब उससे निकाल के वो मतलब जो भी आम जनता थी, मतलब कि मान लीजिए पॉलिटिक्स में अब कोई भी आ सकता था। ठीक है, कह सकते हैं कि नेपोलियन ने के द्वारा जो कह लीजिए आप जो अभियान चल रहा था, जो अभियान चल रहा था, उससे आप कह सकते हैं नवयुग, एक नवयुग का संदेश हर जगह पहुंच रहा था कि भाई कुछ तो बदलाव अच्छा हो रहा है। कल इसी के कह लीजिए चलते कह लीजिए बाद में इटली और जर्मनी के एकीकरण का रास्ता प्रशस्त, रास्ता साफ हो पाया था। ठीक है, चलिए तो इन चीज़ों के चलते आप कह सकते हैं। दूसरी बात, बट ये तो हो गया कुछ खास बात जो कह लीजिए जो नेपोलियन के सपोर्ट में जाती है, लेकिन इस कह लीजिए कुछ यूरोप के कह लीजिए बाकी हिस्सों में, कह लीजिए बाकी हिस्सों में नेपोलियन जहाँ जहाँ गया तो स्टार्टिंग में नेपोलियन को सबका साथ मिला, सबका साथ मिला, लेकिन बाद में कहा जाता है मतलब भाई उसके विरुद्ध, नेपोलियन के विरुद्ध लोगों में भावना जागने लगी। इससे क्या हुआ कि मतलब अब उन देशों में आपस में जहाँ जहाँ नेपोलियन के विरुद्ध खिलाफ लोग अब लगे एक होने, तो वहाँ पे कह लीजिए एकता या राष्ट्रवाद की भावना फिर तब कह लीजिए लोगों के मन में आने लगी। यानी कि कुछ अच्छे काम से भी हुआ और जहाँ पे जाके नेपोलियन का काम बुरा तो सब हम लोगों के हित में नहीं रहा, तो उसके खिलाफ जाके लोगों में एकता और कैसे करके कि ये दोनों तरीके से अच्छा काम भी हुआ, तब भी राष्ट्रवाद को भावना जगा, कुछ कहीं पे बुरा भी होगा, उपरा भी हो गया, वहाँ भी राष्ट्रवाद की भावना लोगों के मन में रखने लगी। ठीक है, ऐसे इसका प्रयास कर सकते हैं। हमारा आपको थर्ड क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में मेजिनी और कह लीजिए मेजिनी और एक काउर और अब कह लीजिए गरिबाल्डी, ठीक है, तीनों का क्या योगदान रहा। तो हम पहला देख लेते हैं कि भाई मेजिनी का क्या योगदान रहा। तो आप जानते हैं, लिखिएगा दो चीज़, यंग इटली और यंग यूरोप, नमक सस्ता बनाकर, नमक कर लीजिए संगठन बनाकर वो युवाओं को एक कर रहा था, मिला रहा था और युवाओं को एक फौज तैयार कर रहा था। कहा जाता है कि 2 साल के भीतर, 2 साल के भीतर कर लीजिए युवाओं की संख्या 60,000, कर लीजिए 60,000 युवा उसके ग्रुप से जुड़ चुके थे। एक ही मकसद था, इटली को यूनाइट कर देना है। देख सकते हैं आप। आगे आते हैं हम लोग, कर लीजिए काउंट काउर के बारे में, काउर का क्या योगदान था। ठीक है, देखते हैं हम लोग।
पूरा कह लीजिए आप, ये विक्टर इमानुएल राजा था, उसका आपका ये प्रधानमंत्री बना कर लीजिए काबुल, ठीक है। फिर आप कह लीजिए कि क्रीमिया 1853-54 में ये आपका रहना चाहिए, जो क्रीमिया का युद्ध हो रहा था, उसमें कह लीजिए उसने फ्रांस को सपोर्ट किया, फ्रांस को सपोर्ट किया ताकि बाद में फ्रांस इटली में के काम में हस्तक्षेप ना कर पाए, ठीक है। और पिछला कह सकते हैं आप कि 1800 कह लीजिए 59-60 में, देखिए हिस्ट्री में डेट्स का मायने होता है। आपके आंसर में अगर कुछ डेट्स वगैरह चले जाएंगे तो कुछ आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाता है, तो कुछ डेट आपको पता होना चाहिए। जैसे इटली के यूनिफिकेशन में, चाहे जो हमारा सेकंड देश है कह लीजिए जर्मनी के एकीकरण में, कुछ डेट वगैरह हैं तो डेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि मतलब है कह लीजिए लोम्बार्डी, ठीक है, जगह है लोम्बार्डी, तो कह लीजिए लोम्बार्डी पर अधिकार के लिए उसने फ्रांस के विरोध में ऑस्ट्रिया को मतलब खड़ा कर दिया, यानी कह लीजिए फ्रांस, उसने पहले फ्रांस को सपोर्ट किया था और अब फ्रांस के अगेंस्ट में आपका ऑस्ट्रिया को खड़ा कर दिया, ताकि तभी आपस में लड़े और इटली आपका सेफ रह जाए। और लास्ट में कह लीजिए 1860 में आके कुछ बाकी हिस्सों पर भी अपना कब्जा कर लिया। ऐसे कह लीजिए काबुल ने कह लीजिए कूटनीतिक तरीके से मतलब इटली के बहुत बड़े हिस्से को एक कर दिया था, ठीक है। और लास्ट आता है हमारा गरिबाल्डी, ठीक है, गरिबाल्डी। देखिए अरे गरिबाल्डी को इटली का तलवार रखिएगा, इटली का तलवार कहा जाता है। उसने लाल कुर्ती नमक कह लीजिए, उसने एक संगठन तैयार किया था, युवाओं का संगठन तैयार किया था, और मकसद था कि मतलब और कह लीजिए इन्हीं की सहायता से उसने 1860 में कह लीजिए नेपल्स के शासक को हराया था। अब बाद में कह लीजिए उसने सिसिली जगह सिसिली, ठीक है, उसने सिसिली को पोप के कब्जे से छीन लिया था। एक सोचा कि भाई देखिए पोप भी थोड़ा सा मतलब परेशानी कर रहा था कि कैसे इटली को एक किया जाए, कि एक न किया जाए। इसमें जो चर्च के लोग थे, जो पोप वगैरह थे, कुछ समस्या उनसे भी आ रही थी, तो उसने छीन के भाई इटली को छीन के उसने अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। और बाद में उस टाइम गरिबाल्डी ने सभी एरिया को जो उसने जीता था एक्वायर किया था, उसने विक्टर इमानुएल को सौंप दिया, जो बाद में वहाँ का राजा बना। और सब कुछ उसको और ऐसा करने के बाद कह लीजिए उसने अपने सारे प्रॉपर्टी को, संपत्ति को देश के नाम दे के वो चला गया, मतलब कि वो सिंपल सा जीवन व्यतीत किया। ये था तीनों का योगदान। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है बिस्मार्क का योगदान क्या रहा जर्मनी के एकीकरण में। तो आप देखिए सेंटर का पैसा स्टार्ट कर सकते हैं कि जो योगदान सरदार पटेल का भारत के एकीकरण में है, वही योगदान बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण में है। देखते हुए आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला बात लिखिएगा कि सैन्य शक्ति के तहत लौ एवं रक्त की नीति बिस्मार्क ने अपनाया। कर सकते हैं आप 1864 में कह लीजिए इसने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर इसने पराजित किया डेनमार्क को, ठीक है। फिर आप कह सकते हैं कि
आप पॉइंट कह सकते हैं कि मतलब आप कह सकते हैं और ये 1886 में कह लीजिए प्रूसिया और ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ, जिसमें भाई प्रूसिया की जीत हुई और कह लीजिए ऑस्ट्रिया का जो प्रभुत्व है, जो कह लीजिए कंट्रोल था, वो समाप्त हो गया। ठीक है। और दक्षिण राइन क्षेत्र में, और ये राइन क्षेत्र में स्पेन का कब्जा था। कह लीजिए तो उसने स्पेन राइन क्षेत्र पे मतलब जर्मनी का कंट्रोल आने के लिए उसने स्पेन और फ्रांस को लड़वा दिया कि भाई लड़ लीजिए आप लोग। और इस युद्ध में फ्रांस की जीत हुई, तो अब फ्रांस को भी था कि वहाँ से हटाया जाए, तो उसने 1870 में कह लीजिए कह सकते हैं यहाँ पे फ्रांस ने कह लीजिए हमला किया प्रूसिया पर, बट इस युद्ध में प्रूसिया की जीत हुई और फ्रांस की हार हुई। और ऐसे कह लीजिए 18 मई 1871 को जर्मनी का आपका एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। और इसमें और है कि जो आप जोड़ सकते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण आके पूरा हुआ। तो फ्रेंड्स ये था हमारा हिस्ट्री चैप्टर 1 के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक, उनका एनालिसिस। मतलब इसको मतलब आप वीडियो को देख के इसको भी बताया गया, आपको लगे कि भाई ये चीज़ बढ़िया है, या कम टाइम में पूरा आपका चैप्टर 1 का जो भी क्वेश्चंस कवर हो गया, तो जो भी आपको लगे कि आपके लिए वो चीज़ मतलब वो पता होना चाहिए, तो शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं, उसी को रिवाइज करते रहिए। 5 जो पॉइंट्स सर अपने एग्जाम हॉल में प्रोड्यूस कर दिया, तो आंसर को मतलब बड़ा करना छोटा करना अपने हाथ में होता है, टाइम पे पॉइंट्स याद पड़ जाए ये जरूरी होता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, हम बहुत जल्द मिलते हैं। बाकी ऐसे जो भी चैप्टर्स के एमसीक्यू सॉरी पीवाईक्यू दिए गए हैं, तो ऐसे भी हमारे निकल दीजिए चैप्टर वाइज, हम पीवाईक्यू को कवर कर लेंगे। तब मेरा प्लान है कि इस मंथ के एंड तक पूरा हिस्ट्री के भी जो भी क्वेश्चंस आए हैं सबके फ्यूचर मान लीजिए चैप्टर वाइज ऐसे ही करके उसको मतलब आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, ताकि एग्ज़ाम के पहले मतलब आप वीडियोस को भी अगर आप देखते हैं तो 2-3 बार भी, तो आपका मोटा-मोटी एग्ज़ाम हॉल में आपने क्या देखा था, हाँ डेट्स लिख लीजिएगा, कोई डेट है, नाम है, जगह है, वो लिख लीजिएगा। डेट्स याद नहीं होते हैं, जगह याद नहीं होते हैं, ताकि कहानी को पता है कि क्या बनाना है। युद्ध हुआ तो भाई युद्ध हुआ होगा, ठीक है, तो कहानी पता है, नाम पता बस याद रख लीजिएगा, आंसर लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।